अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताता हूँ आज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी वजह से काम करने में थोड़ी आसानी होगी और स्पेशली रिवीजन करने में आसानी होगी और दूसरों के लिए आसानी होगी। अगर आपने कोई काम किया या मैंने कोई काम किया और उसमें किसी और को रिवीजन करनी पड़ती है तो उसके लिए मुश्किल नहीं होगी, टाइम सेविंग होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट की अहमियत। ये देखें, अब ये मेरी लेयर्स हैं, ये आपको नज़र आ रहे हो अगर लेयर पैनल में। इसमें या तो मेरे पास जितनी भी लेयर्स हैं वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है या फिर शेप में है, शेप लेयर है जैसे कि ये, या टेक्स्ट लेयर है जैसे कि ये। अब शेप और टेक्स्ट लेयर ये ऑलरेडी वेक्टर बेस होती हैं, मतलब आप इसको जितना मर्जी बड़ा करें छोटा करें दोबारा बड़ा कर दें, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके पिक्सेल्स ठीक ही रहेंगे, शेप के भी और टेक्स्ट के भी। अब मसला कहाँ पे आता है, जहाँ पे हमारे पास अपने से डाले हुए आइकॉन्स होते हैं, जैसे कि ये बार चार्ट का आइकॉन है, इसका ये देखें, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। फिर ये एक्सनेट का आइकॉन है, इसको भी मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया हुआ है। ये एक्सनेट का मोनो है, ये भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जब भी इसमें कोई आइकॉन डालना है, कोई लोगो डालना है, कोई इमेज डालनी है, आपने उसको डालना है उसके ओरिजिनल साइज़ में। ठीक है, ओरिजिनल साइज़ में डालने के बाद आपने उसको करना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे कि मैं इसमें डाल रहा हूँ ये एक्सनेट का लोगो, ये आ गया इसके ओरिजिनल साइज़ में। अगर मैं इसको यहीं पे डबल क्लिक कर दूँगा तो ये ऑलरेडी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी है। अब आपने इसको राइट क्लिक करके रास्टराइज नहीं करना, किसी भी लेयर को रास्टराइज आपने नहीं करना। इसका नुकसान क्या होता है मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। आप इसको कंट्रोल टी करें, उसके बाद जितना साइज़ आपने छोटा बड़ा करना है, जहाँ पे भी लगाना है आपने इसको एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही रहने देना है। अब मैं आपको इसका फ़ायदा और नुकसान बताता हूँ। ये है हमारे पास एक्सनेट स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इसको मैं अब ये एक मिनट सारी लेयर्स को मैं डिलीट करता हूँ ताकि जो है क्लियर हो जाए। अब ये देखें, ये हमारे पास ये साइज़ है, जबकि हमारे पास ये लोगो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है। इसको हम कंट्रोल टी करके फ़र्ज़ करें छोटा करके, इतना छोटा करके यहाँ पे लगा देते हैं। अब बाद में रिवीजन आती है या हमें इन डिज़ाइन ही बाद में वो लगता है कि यार यहाँ पे ये ठीक नहीं लग रहा, ये थोड़ा बड़ा हो गया ना, यहाँ पे होना चाहिए, इस साइज़ में होना चाहिए, दोबारा इसी साइज़ में होना चाहिए, पहले इस साइज़ में था, छोटे में ठीक नहीं लगा, दोबारा बड़ा कर दियो। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब इधर एक शॉर्ट टिप ये भी है कि आप स्पेस दबा के राइट क्लिक करें तो ये खुलेगी छोटी सी विंडो। इसमें आप जब 100 पे क्लिक करते हैं ना तो ये इस वक्त वो रेजोल्यूशन दिखाएगा जिस साइज़ पे आपने ये डिज़ाइन बनाया। अगर यहाँ पे ये शार्प है, ये ब्लर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आपका डिज़ाइन ओके है। अगर इस पोजीशन पे ये ब्लर नज़र आएगा तो इसका मतलब है कि आपका डिज़ाइन ब्लरी है। ज़ाहिर बात है अगर हम ज़्यादा जूम करेंगे तो वो उसके पिक्सल आउट होंगे, जैसे कि ये देखें यहाँ से हो गए, लेकिन हमें उस पिक्सल की कोई परवाह नहीं है क्योंकि 100 पे हमें ये क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, अब आप देखें, ये था स्मार्ट ऑब्जेक्ट, हमने इसको छोटा करके बड़ा कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, इससे भी बड़ा हम कर सकते हैं क्योंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट का साइज़ कंट्रोल आल्ट आई दबाएंगे तो साइज़ आ जाएगा। यहाँ पे ये है 4000 पिक्सल पे। ठीक है, और हमारा जो डिज़ाइन बना हुआ है वो बना हुआ है 1900 पिक्सल पे, यानी ये इस डिज़ाइन से भी 2 टाइम्स बड़ा हम इस लोगों को कर सकते हैं, ये नहीं फटेगा क्योंकि इसका एक्चुअल साइज़ हुआ है। हाँ, अगर आप 6000 पिक्सल पे बनाएंगे और इसको 6000 तक करेंगे फिर इसमें फ़र्क आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने इसको कर दिया रास्टराइज, ठीक है, रास्टराइज करके आपने ये यहाँ पे लगाया, आपने सोचा कि नहीं इसको छोटा करके मैं अगर कॉर्नर में लगा दूँ यहाँ पे तो ये शायद अच्छा लगे। अब इस तरह तो नहीं समझ आ रही, आपको इसे एंटर करना पड़ेगा। ये एंटर हो गया, अब आपने दोबारा सोचा नहीं ये यहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा। वैसे तो आपके पास कंट्रोल Z की कमांड होती है, लेकिन फ़र्ज़ करें आपने इसके बाद काफ़ी काम कर लिया, लेयर्स बहुत ज़्यादा बन गई हैं, कंट्रोल Z कर करके भी आपने जितनी सेट की हुई थी कंट्रोल Z की स्टेट्स वो ख़त्म हो चुकी हैं। आप कंट्रोल Z करते भी जाएँ तो आप यहाँ तक नहीं पहुँचते, तो फिर आपको लगता है कि यार इसको मुझे बड़ा करना चाहिए दोबारा।
तो आप कंट्रोल टी दबा के, अब ये मैं आपको नुकसान बता रहा हूँ अगर आपने रास्टराइज कर लिया है उसका, यहाँ पे अगर आप कंट्रोल टी दबा के दोबारा इसको बड़ा करेंगे तो ये पिक्सेलेट हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि आपने जब भी काम करना है, आपने किसी भी लेयर को रास्टराइज नहीं करना। ठीक है, जो टेक्स्ट है वो ऑलरेडी वेक्टर बेस होता है, इसको आप बड़ा छोटा करें ये अपनी क्वालिटी नहीं खोता, और शेप्स जो हैं वो भी अपनी क्वालिटी नहीं खोती। सिर्फ ये जो चीज़ें हम डालते हैं जैसे लोगो हो गया, ये वाला लोगो हो गया, कोई इमेज हो गई, या अगर आप टेक्स्ट को भी रास्टराइज कर देंगे तो वो भी यही करेगा, अगर आप छोटा करने पर बड़ा करेंगे तो वो ख़राब होगा। ठीक है, अब बस एक पॉइंट ज़हन में रखना है, आपने जब भी कोई इमेज डालनी है आपने या तो उसको उठा के डायरेक्ट यहाँ पे ला के छोड़ के एंटर करना है और उसको कंट्रोल टी करके रीसाइज कर लेना है, आपने इसको रास्टराइज नहीं करना। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये है जो कि जिसमें इसको एंटर नहीं करना पड़ता, जो कि अक्सर लोग गलती करते हैं, वो ये है कि एक्सनेट का लोगो फ़र्ज़ करें आपने अलहदा से खोला और आपने इसको उठाया और आपने कंपोजिशन में अपनी कंपोजिशन में लाके छोड़ दिया। ठीक है, ये अब यहाँ पे रास्टराइज नहीं है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अब ये इस अपनी ओरिजिनल साइज़ में ये आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारी कंपोजिशन से 2 टाइम्स बिगर है, क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन 4000 है और हमारी कंपोजिशन की रेजोल्यूशन 2000 है। अब आपने इसको यहीं से रिसाइज़ नहीं करना, अगर आपने इस तरह इमेज डाली है यहाँ पे तो आपने यहीं से रिसाइज़ नहीं करना, आपने पहले राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना। आपने बस इस चीज़ पे फोकस रखना है कि जो भी इमेज आपने डाली है उसको वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद आप कंट्रोल टी करें, आप जितना मर्ज़ी इसको छोटा करें, जितना मर्ज़ी बड़ा करें, बाद में इसको चेंज करने में भी जो है ना कोई मुश्किल नहीं होगी। एक चीज़ ये हो गई। अब ये सोलाना है, ये जिस एंगल का ये बोर्ड है उसी एंगल में ये फिक्स हुआ हुआ, ये स्ट्रेट नहीं है, ये उसी एंगल पे है, उसी डिग्री पे है जिस डिग्री पे बोर्ड है। अगर मैंने फ़र्ज़ करें अभी सोलाना चेंज करना है और मैंने सोलाना यहाँ पे डाला था, ठीक है, अब मैं आपको एक और छोटा सा टिप बता देता हूँ। जैसे ये सोलाना है लोगो, ठीक है, अब इसमें ये जो SOLANA है ये मैंने ब्लैक करना है, तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो यहाँ पे आपने इसको ब्लैक करें, ब्लैक कलर डाला और इसके मास्क पे आपने ब्रश टूल लेके और ब्रश टूल लेके यहाँ से आपने ब्लैक सेलेक्ट करना है और यहाँ से मास्क सेलेक्ट करना है और इसको आपने यहाँ ब्लैक ऊपर होना चाहिए ना, तो इसको रिमूव कर देना। अब ये आपका ना आपने लेयर को सिलेक्ट करना है और इसको मूव करना है। अच्छा, इन दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मास्क फिर रह जाएगा, इनको चेंज कर लें तो आप इसको मूव करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। ये ज़रा लंबा तरीका है। मैं जो ज़्यादातर तरीका यूज़ करता हूँ वो ये है कि लोगो पे डबल क्लिक किया, ये लोगो की फ़ाइल खुल गई, यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है, इसका मतलब है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स, ये लॉक हो गया। अब आपने ब्रश टूल पकड़ना है, डी प्रेस करके ब्लैक ऊपर लाना है और आपने इसको ब्लैक कलर कर दिया। अब ये जो आपका लोगो है उसके अंदर ही रहेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आप इधर भी फेर देंगे तो इधर भी हो जाएगा। ठीक है, ये एक आसान तरीका है, क्विक है, और इसको सेव करके आप बाहर हैं तो यहाँ पे ये चेंज हो गया होगा। अच्छा, अगर मैं इसको इस तरह करके लगाता, यानी कि
अगर मैं इसको यहाँ पे टाइम लगाता, इस पर थोड़ा इसको एडजस्ट करता, इसको स्क्यू करता, स्क्यू करने के बाद स्केल अप करता, यहाँ से स्क्यू में थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, यहाँ से थोड़ा नीचे होना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा टाइम लगा, ये इजी था लेकिन मुश्किल भी होता है। अब किसी ने आपको कहा कि इसका लोगो चेंज कर दें, अब आप क्या करेंगे? अब दूसरा सर्च करें, आपको सिर्फ ये लगाना है, तो इसको फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको फिर इसको भी उसी तरह उस एंगल से इसको ऊपर करना पड़ेगा, इसको यहाँ से नीचे करना पड़ेगा, एग्जैक्ट उसका बनाना पड़ेगा। उसका हल ये है जो मैंने किया, मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे एक बनाया बॉक्स। बॉक्स मैंने किस तरह बनाया मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, बॉक्स का जो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ठीक है, इस पे मैंने यहाँ से पकड़ा और दूसरा एज मैं इस कॉर्नर पे लेके आया, ठीक है, क्योंकि मैंने बॉक्स की पर्सपेक्टिव जो वैल्यू है वो नहीं छेड़नी। यहाँ से फिर मैं इसको करूँगा, सबसे पहले ये करने के बाद मैंने इसको करना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट बस की ओपेसिटी लो करूँगा और इस बॉक्स को कंट्रोल टी दबा के ये एक तो आप यहाँ से स्क्यू वगैरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंट्रोल दबा के इसके एजेस को पकड़ेंगे तो आप फ्रीली मूव कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। इसको यहाँ से मैं इस बोर्ड के ऊपर सेट कर दूँगा जिस रिस्पेक्टिव का ये बोर्ड है, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ से इसकी वैल्यू हाई की। अब मैंने इसके अंदर कोई भी लोगो लगाना है, सिंपल मैंने इसको डबल क्लिक करना है, यहाँ पे मेरे पास स्ट्रेट होगा। यहाँ पे मैंने सोलाना का लोगो लगाया, इसको छोटा किया, ठीक है, इसको ऑफ कर दिया। अब ये मुझे सोलाना ब्लैक चाहिए था, इसके अंदर आया, ब्लैक कलर पकड़ा, इसको ब्लैक कर दिया, सेव करके बाहर आया और इसको भी सेव करके जब मैं बाहर आऊँगा तो ये उसी एंगल पे फिट आ जाएगा। अब बिलफर्स मुझे कहा जाता है कि इसका लोगो चेंज कर दें, तो जस्ट इसको डबल क्लिक करना है, अंदर आपने कोई भी लोगो लगाना है, पिछला रिमूव कर दें, बोर्ड के हिसाब से उसका साइज़ छोटा कर दें, सेव, एग्ज़िट और आपका लोगो फिट है। ये दो चीज़ें थी जिसकी जो बहुत काम आती हैं और इजी टू वर्क होता है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ठीक है, विंडो में जाएं, एक्शन का बटन दबाएं, यहाँ पे आपके पास एक्शंस आ जाएंगे। कुछ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक्शंस होते हैं, वो आप कर दें डिलीट, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये अब मैंने जो एक्शंस बनाए हुए हैं, ये मैंने बनाए हुए हैं अपना वर्क फास्ट करने के लिए। यानी कि आप ये देखें कि मैंने इसको एज अ JPEG सेव करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मैं फाइल में जाऊंगा, फिर मैं सेव एज करूंगा, फिर मैं यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करूंगा, फिर यहाँ से मैं JPEG नहीं आ रहा तो सेव एज कॉपी को क्लिक करूंगा, फिर इसमें जाके सेव एज PNG आएगा, सॉरी PNG JPEG आएगा, यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करूंगा और सेव, ओके। ये था एक लंबा सा प्रोसीजर, बेशक इजी था लेकिन एक लंबा प्रोसीजर था। अब मैंने इसको अपनी इस काम को शॉर्ट किया हुआ है। किस तरह? मैंने इसका ये एक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये एक्शन बनाना कैसे है। क्रिएट न्यू फोल्डर, नाम आप इसका रख दें सेव एज JPEG, ओके। ये एक किस्म का मैक्रो है, अगर आपको मैक्रो का पता हो तो। यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू एक्शन करना है, एक्शन का नाम देना, दे दें सेव एज JPEG, हमने पहले ही दे दिया था। इसका शॉर्ट की आपने रख दें, फर्स्ट करें F3 विद शिफ्ट और कंट्रोल, जो भी आपको सूट करता है। मैं ज़्यादातर शिफ्ट यूज़ करता हूँ, यानी अब ये जो मैं फंक्शन बनाऊँगा ये शिफ्ट और F3 के साथ काम करेगा, यानी होल्ड शिफ्ट एंड प्रेस F3। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी। अब आपने करना क्या है? आप जो यहाँ से ऑनवर्ड करेंगे ना वो रिकॉर्ड होगा। आपने करना है फाइल, सेव अ कॉपी,
यहाँ से आपने डेस्कटॉप पे क्लिक करना है और या डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करना है, जहाँ पे भी आपने करना है। यहाँ पे आपने जाके PNG में, सॉरी हमने JPEG का बनाया था, JPEG में सेव करना है, सेव। ओके, ये आपका एक एक्शन चल गया, इसको आप कर दें स्टॉप। अभी आपका एक्शन हो गया रिकॉर्ड, आपने एक्शन पे रखना है और जब भी आपने ये सेव करना है आपने सिर्फ शिफ्ट F3 दबाना है और ये आपकी फ़ाइल सेव हो गई है। 1 सेकंड के अंदर आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब अक्सर मुझे, बल्कि मेरे काम के अंदर मुझे कहा जाता है कि आपने ना इसकी वर्किंग फ़ाइल और इसकी JPEG फ़ाइल जो है, ये दोनों फाइल्स जो हैं आपने ना अपलोड करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे अब टाइम लगता है, बात है मुझे टाइम लगेगा। पहले मैं सेव एज़ JPEG करूँगा, फिर मैं सेव एज़ PSD करूँगा, तो उन दोनों में मुझे टाइम लगेगा। तो मैंने उसका भी ये एक्शन बनाया हुआ है अपलोडिंग के नाम से। अब इसके अंदर ये क्या करता है, पहले मेरी फ़ाइल को सेव करता है, उसके बाद एक्सपोर्ट करता है एज़ PNG, उसके बाद सेव करता है एज़ PSD और उसके बाद फाइल को क्लोज़ कर देता है। यानी कि मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ। पहले मैंने न्यू फोल्डर बनाया, 1 2 3 नाम रख दिया। उसके बाद मैंने न्यू लेयर बनाई और यहाँ पे मैंने F2 के साथ शिफ्ट को यूज़ किया कि F2 शिफ्ट F2 रिकॉर्ड, ठीक है। अब रिकॉर्ड क्या करेगा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले मैंने करना है Ctrl+S कि मेरी फ़ाइल को सेव कर ले। उसके बाद Ctrl+Shift+S डेस्कटॉप पे एज अ PNG सेव कर ले, ठीक है। उसके बाद सेव एज डेस्कटॉप पे PSD करे, ये सारा कुछ करके दोबारा सेव करे फ़ाइल और Ctrl+W दबा दूँगा कि ये एग्ज़िट हो जाए, ठीक है। अब आप देखें कि मेरे पास डेस्कटॉप पे ये दोनों चीज़ें आ गई हैं। मेरे दूसरे डेस्कटॉप पे थी क्योंकि मैं 2 मिनट यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे आपको यहाँ पे ला के दिखाना पड़ा है, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। यहाँ से इसको फिर स्टॉप कर दें, ये पूरा हमारा जो है ना एक एक्शन सेव हो गया। मैं आपको अपना वाला रन करके दिखाता हूँ जो मैंने अपलोडिंग के नाम से बनाया हुआ है F8 का। यहाँ पे मैंने आके सिर्फ इसको सेव करना है एज आ JPEG और एज आ PSD भी। तो मैंने सिर्फ शिफ्ट F8 दबाना है और ये भी प्रोसेस हो रहा है, बंद हो गया। ये देखें दोनों चीज़ें यहाँ पे सेव हो गई हैं, ठीक है। तो इस तरह मैं अपने काम को फास्ट करता हूँ क्योंकि मुझे बार बार उसमें जाके मैं सिर्फ काम करता हूँ, शिफ्ट F8 दबाता हूँ और सब कुछ खुद ही हो जाता है। तो एक्शन को इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। मैं कई चीज़ों में एक्शन को इस तरह काफ़ी चीज़ों में यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि मैंने एक्शन बनाए हुए हैं। इससे अगर मुझे PNG सेव करनी है, अगर मुझे JPEG सेव करनी है, मुझे अपलोडिंग के लिए PSD भी सेव करनी है, अगर लॉन्ग शेडो बनाने हैं, सेव एज पे PNG करनी है, ये मैंने अभी बनाया था। और मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है एक्शंस का जिसमें मैंने अपने एक्शन रखे हुए हैं। ये देखें, ये मेरे डिफरेंट एक्शंस हैं जो मैंने बनाया है किसी चीज़ को ब्लेंड करने के लिए, एक्स्ट्रा पिक्सल रिमूव करने के लिए, मतलब कि ऑप्टिमाइज PNG करने के लिए। ये सारे स्किन टोन बाइफर हो किसी भी पिक्चर पे, किसी की पोर्ट्रेट पे ये काम करती है, ये बड़ी ज़बरदस्त काम करती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह के मैंने काफ़ी एक्शंस जो है ना, ये स्टिकर पैक के एक्शन मैंने बनाए थे। स्टिकर पैक का काम बड़ा लंबा था, डिस्कॉर्ड emoji का बनाया मैंने, रिमूव ग्रीन का बनाया, ये सब कुछ फॉर स्टिकर्स। ये बड़ा लंबा एक्शन है, इसमें स्टिकर करके मैं सिर्फ ये एक्शन को रन करता हूँ तो वो हर किसी का, डिस्कॉर्ड का, टेलीग्राम का और सबके स्टिकर्स उनके रिलेटेड फोल्डर्स में बना देता है। तो इससे काम की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि अच्छा है हमारे लिए भी। तो ये थे थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स। तो इंशाल्लाह अगर कोई और सवाल, हाँ एक टेक्स्ट का भी था,
टेक्स्ट का मसला ये था कि जैसे हमने ये टेक्स्ट लिखा है, कई दफ़ा होता है टेक्स्ट, यहाँ से आप सेलेक्ट करें पैराग्राफ्स, ठीक है, करैक्टर, यहाँ पे ये कभी खुद ही कोई शॉर्ट की यूज़ हो जाती है या किसी तरह क्रिस्प हो जाता है, क्रिस्प हो जाता है या शार्प हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, इसमें जब टेक्स्ट का वो है ना रिज़ल्ट, वो स्मूथ नहीं रहता। ये देखें यहाँ से नन होगा, अब देखें इसका बिल्कुल स्मूथ नहीं है। तो अक्सर ये यहाँ से हिल जाता है, यहाँ से ना, फिर कि लोगों को समझ नहीं आती कि ये क्यों इस तरह का आ रहा है, स्मूथ क्यों नहीं आ रहा, पिक्सेलेटेड टाइप सा क्यों आ रहा। तो यहाँ से आपने इसको आके सिर्फ स्मूथ कर लेना तो ये स्मूथ हो जाएगा। एक ये टेक्स्ट का ट्रिक था। और बस यही है। और स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आपको पता होना चाहिए कि आप जब एक चीज़ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये है, मैंने इसमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है ना इस आइकॉन में, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे। अब मैं इनमें से किसी एक को भी क्लिक करके उसको उसके अंदर डबल क्लिक करके मैं इसके अंदर फर्ज करें ये लोगो लगाता हूँ, ठीक है। अब जब मैं बाहर आऊँगा ना तो वो जहाँ जहाँ पे भी होगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट को मैंने कॉपी किया होगा उस सब में ये लोगो लग जाएगा। इससे बचने का तरीका ये है कि आपने इसको कॉपी करना है ना, तो आपने इसकी लेयर पे राइट क्लिक करके न्यू स्मार्ट ऑब्जेक्ट थ्रू कॉपी, इस पे क्लिक करना है। अब जो ये आपकी कॉपी बनी है ना, अब इसके अंदर अगर आप कोई आइकॉन लगाते भी हैं और आप बाहर आते हैं तो सिर्फ वो उसमें रहेगा, इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये भी एक टिप था। चलें, आई होप काफ़ी है, मेरे ख्याल से कोई और तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, एक और भी यहाँ पे देखें, अगर फ़र्ज़ करें आपने ये ठहरें, इसमें तो नहीं, आल्थिया में होगा, ये देखें। अब इसमें आपके पास काफ़ी लेयर्स हैं, टेक्स्ट हैं, शेप्स हैं, लाइंस हैं, ट्राइंगल्स हैं, काफ़ी कुछ है। अब आप चाहते हैं कि इसमें ये जितना भी सिर्फ टेक्स्ट है इसका कलर मैं ब्लैक कर दूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से ये भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, फोल्ड आर्ट एंड शिफ्ट, ये भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरह बारी बारी आप हर टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप देखेंगे कि जी सारे सिलेक्ट हुए हैं। कई दफ़ा होता है किसी पे क्लिक किया वो नीचे क्लिक हो जाता है तो वो सिलेक्ट नहीं होता। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है। इसका शॉर्टकट ये है कि आप यहाँ से इस पैनल में से ये टी को सिलेक्ट करें। अब आपके पास ये सारे सिर्फ टेक्स्ट लेयर्स आ गए हैं। आप नीचे से ऊपर तक सारी टेक्स्ट लेयर्स सेलेक्ट करें और यहाँ से इसका कलर ब्लैक कर दें, सारा टेक्स्ट आपका ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगी तो आपके पास जितनी शेप्स हैं वो आ जाएंगी। इसको क्लिक करेंगी तो फ़िल्टर एडजस्टमेंट लेयर्स आ जाएंगी, वे पिक्सल लेयर्स आ जाएंगी, फ़िल्टर फॉर स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगी। यहाँ पे आप नेम लिख सकते हैं कि अगर आपने सर्च करें एक लेयर ढूंढनी है जिसका नाम है शेप 4। अब शेप 4 आपने ढूंढनी है, यहाँ पे आप लिख दें शेप 4, शेप 4 लेयर आ जाएगी, ठीक है। ये एक बड़ी यूज़फुल चीज़ है जो कि कम लोग ही यूज़ करते हैं, किसी को पता नहीं होता, पता नहीं है इस बारे में। तो ये ऐसे था। काइंड पे आप किसी काइंड की चीज़ें ढूंढ सकते हैं। नेम पे आपने इफेक्ट ढूंढना है कि मैंने किस पे कोई इफेक्ट लगाया हुआ है, बेवल एंड एम्बोज किस पे लगाया हुआ है, स्ट्रोक पे जिस पे लगाया हुआ है वो दिखाए मुझे, या ड्रॉप शैडो जिस पे लगा हुआ है वो दिखाए। फिर मोड पे किस आपने मल्टीप्लाई मोड किस पे किया है, आपको यहाँ से पता लग जाएगा। एट्रीब्यूट, कलर, स्मार्ट ऑब्जेक्ट कितने हैं इसमें वो दिखा दे, सिलेक्टेड आर्ट मोड दिखाए, सारे ग्रुप्स जितने हैं सिर्फ वो दिखाए। तो यहाँ से आपको ना काम करने में काफ़ी इजी रहेगा। चले, मेरे ख्याल है बहुत है इस वक्त के लिए। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है किसी मुतालिक तो आप मुझे बेशक मैसेज कर दें, तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूँगा। थैंक यू।